जय हिंद स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बैठ जाइए। अगर हम बात करें तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग कहाँ पर चल रहे थे? रिलेशनशिप बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन की बात कर रहे थे और साथ मैंने रिलेशन लिखवा भी दिया था बेटा, ठीक है ना। तो वहीं से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा शांति बनाए रखें और टाइम को समझें, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। जनरली यहां से एनडीए क्वेश्चन कर ही लेता बेटा, ठीक है ना। और इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का यूज कहीं ना कहीं फंक्शन में रेंज निकालने में बहुत ज्यादा आता है। फंक्शन में अगर हमको रेंज वगैरह निकालना होता है तो कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इसी कॉन्सेप्ट से क्या होते हैं बच्चों, हमारे सॉल्व होते हैं, ठीक है ना। तो इस कॉन्सेप्ट का आना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में रिलेशन होता क्या है। पहली बात तो ये कि हमारे पास जैसे सपोज करो n नंबर है बेटा, A1, A2, A3, A4 से लेकर के बच्चों कितना an, सारे के सारे नंबर्स का पॉजिटिव होना बहुत ही जरूरी है। रिलेशन तभी काम करेगा जब सारे नंबर्स कैसे होंगे बच्चों, आपके पॉजिटिव होंगे। नेगेटिव नंबर्स के लिए ये काम नहीं करता बेटा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो पहली कंडीशन आपकी यही है। पहली बात तो ये कि सारे के सारे नंबर्स कैसे होने चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, पॉजिटिव होने चाहिए बेटा। कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव आपके होने चाहिए। अब होता क्या है कि इनका जो अरिथमेटिक मीन होगा, हम ऑलरेडी जानते हैं कि अरिथमेटिक मीन बेटा यही होता है आपका A1 प्लस A2, सिंपल आपका एवरेज ही होता है। बोलो हाँ है ना। अपॉन क्या आ जाएगा बच्चों, आपका n आ जाएगा बेटा। दिस इज अरिथमेटिक मीन। अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन की बात करता हूं तो ज्योमेट्रिक मीन के केस में क्या हो जाता है बच्चों, आपका इन सब को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। और इस तरीके से आपका होता है से लेकर के an होल पावर हो जाता है 1/n बेटा। दिस इज ज्योमेट्रिक मीन। और अगर मैं हार्मोनिक मीन की बात करता हूं तो हार्मोनिक मीन क्या होगा बच्चों, आपका हार्मोनिक मीन होगा बेटा आपका n अपॉन 1/a1 प्लस 1/a2 से लेकर के 1/an, ठीक है ना। ये आपका हार्मोनिक मीन होता है। अब रिलेशन होता क्या है कि आपका जो अरिथमेटिक मीन होता है वो हमेशा बड़ा होता है ज्योमेट्रिक मीन से, और ज्योमेट्रिक मीन आपका हमेशा बड़ा होता है बच्चों हार्मोनिक मीन से बड़ा होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आपका रिलेशन इस तरीके से आता है कि अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन होता है। ये पहला रिलेशन होता है बेटा। अब यहां पर दो टाइप की इनइक्वलिटी अगर आप ध्यान से देखोगे, ग्रेटर देन के साथ साथ में आपकी इक्वलिटी भी आ रही है बेटा। आ रही है कि नहीं आ रही? ग्रेटर देन के साथ साथ में आपकी इक्वलिटी भी आ रही है। तो यहां पर एक केस ऐसा भी बन सकता है कि अरिथमेटिक मीन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू हार्मोनिक मीन, ठीक है ना। ये केस आपका तभी पॉसिबल होगा जब सारे नंबर्स क्या होंगे बेटा, आपके इक्वल होंगे। यानी कि आपके जो A1, A2, A3, A4 से लेकर के AN आपने जो नंबर्स लिए, अगर वो सारे नंबर सेम हो जाएं तो उस केस में आपका अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन क्या हो जाएंगे बच्चों, सेम हो जाएंगे। अगर नंबर्स आपके सेम नहीं है उस केस में 100% आपका अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा ही होगा, और ज्योमेट्रिक मीन आपका हार्मोनिक मीन से बड़ा होगा ही होगा बेटा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये वो वाली कंडीशन आपकी हो जाती है। इस कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, कुछ एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहला एग्जांपल है इफ, एक सेकंड आप नोट डाउन नहीं करेंगे अभी के लिए, अब समझेंगे बेटा। पहले क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है, इफ A, B, C तीनों के तीनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, हमको करना है कि देन लीस्ट वैल्यू ऑफ AB अपॉन C स्क्वायर प्लस BC अपॉन A स्क्वायर प्लस CA अपॉन B स्क्वायर इज, इसकी लिस्ट वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है ना। और सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का जो तरीका होता है वो आपका अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन से होता है। हिंट आपको यहां से मिलती है, फाइंड द लीस्ट वैल्यू, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। अगर इस टाइप की टर्मिनोलॉजी क्वेश्चन के अंदर यूज हो रही है, इस टाइप का लाइन सेगमेंट आपका, इस टाइप का लाइन आपका यूज हो रहा है क्वेश्चन के अंदर, तो आपका दिमाग तुरंत क्लिक करना चाहिए कि यहां पर क्या यूज होगा, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में जो रिलेशन होता है, ठीक है ना। जो इनइक्वलिटी आपकी होती है कि अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। अभी तो चलो मैं इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूं तो आपका दिमाग फुली कॉन्सेंट्रेटेड है कि यही कॉन्सेप्ट आपका यहां पर लगने वाला है। जब मिसलेनियस की जब बात आती है बेटा तो उस केस में क्लिक नहीं करता है कि हमको यहां पर कॉन्सेप्ट कौन सा अप्लाई करना है।
तो सबसे अच्छी बात यह कि ये कॉन्सेप्ट आपका कब एप्लीकेबल होता है, जब क्वेश्चन के अंदर ऐसा बोला जाए कि फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो उस केस में 90% केसेस बच्चों आपका यही कॉन्सेप्ट आपका काम आता है बेटा। बट वहां पर सबसे टफ टास्क ये होता है कि हम नंबर्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, कि जो हमने बोला है कि भाई अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन, जो मैंने बोला है, तो अर्थमेटिक मीन जब आप निकालोगे नंबर्स का ही निकालोगे, नंबर्स का पता होना बहुत जरूरी है। ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे नंबर्स का निकालोगे, नंबर्स का पता होना बहुत जरूरी है। तो नंबर्स को आइडेंटिफाई करना भी अपने आप में एक अच्छा खासा टास्क यहां पर बन जाता है। तो यहां पर ऐसा बोला गया कि एबीसी पॉजिटिव है, तो मुझे उसका लीस्ट वैल्यू निकालना बेटा, किसका? AB अपॉन सी स्क्वायर प्लस BC अपॉन A स्क्वायर प्लस C अपॉन B स्क्वायर वाले एक्सप्रेशन का। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं बेटा, इस एक्सप्रेशन को 3 पार्ट में ब्रेक करता हूं। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में ब्रेक करता हूं। देखो किस तरीके सॉल्व करेंगे। AB अपॉन C स्क्वायर मैंने 3 नंबर माने बेटा, एक नंबर मैंने AB अपॉन C स्क्वायर माना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर ABC 3 नंबर हैं तो AB अपॉन C स्क्वायर एक नंबर बन जाएगा। A और B को मल्टीप्लाई करके C स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो एक नंबर की तरह ट्रीट कर सकता हूं। AB अपॉन C स्क्वायर एक नंबर हो जाएगा बेटा, BC अपॉन A स्क्वायर दूसरा नंबर होगा, और CA अपॉन B स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका एक तीसरा नंबर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई सब बच्चों को? ठीक है ना। अब AB अपॉन C स्क्वायर, BC अपॉन C स्क्वायर और CA अपॉन B स्क्वायर, ये तीनों के तीनों पॉजिटिव नंबर्स हैं। पहली बात तो दिमाग में चीज 100% क्लियर कर लेना, AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM ग्रेटर देन इक्वल टू HM आपका तभी एप्लीकेबल होगा जब सारे नंबर्स आपके पॉजिटिव होंगे। अगर वो पॉजिटिव नहीं होंगे तो ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल बिल्कुल भी नहीं होगा। और ये आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव इसलिए कि C स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ABC तीनों पॉजिटिव है, तो इनके कॉम्बिनेशन से जो भी नंबर बनेगा, जो भी एक्सप्रेशन बनेगा, फाइनली जो भी नंबर आपका आएगा बेटा वो 100% कैसा होगा आपका? पॉजिटिव रहेगा बेटा। कैसा रहेगा? पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो देखो तीनों के तीनों इनइक्वालिटी एक साथ तो लगेंगे नहीं, कोई दो का कॉम्बिनेशन यहां पर लगने वाला है। या तो अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन आप लगाओगे, या फिर ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन लगाओगे, या फिर अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन लगाओगे। क्लियर हुआ कि नहीं? इस टाइप से 3 ही कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो मैं क्या करता हूं बच्चों, यहां पर अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लगा देता हूं बच्चों में? ज्योमेट्रिक मीन लगा देता हूं। यानी कि इन 3 नंबर्स का अर्थमेटिक मीन इनके ज्योमेट्रिक मीन से क्या होगा? बड़ा होगा। इस कॉन्सेप्ट को यहां पर मैं अप्लाई करता हूं। ठीक है ना। तो इन 3 नंबर्स का अर्थमेटिक मीन कितना हो जाएगा बच्चों आपका? AB प्लस C स्क्वायर प्लस BC अपॉन A स्क्वायर प्लस CA अपॉन B स्क्वायर अपॉन 3 होगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सिंपल एवरेज होता है, नंबर्स को ऐड कर दो और जितने आपके नंबर्स होते हैं बेटा उससे क्या कर देंगे हम लोग? डिवाइड कर देंगे बेटा। क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए अब ये अर्थमेटिक मीन जो है बच्चों इनके ज्योमेट्रिक मीन से क्या होना चाहिए आपका? ज्यादा होना चाहिए। और ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं कि इन 3 नंबर्स को क्या कर दो बच्चों? मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर में क्या डाल देंगे? 1/3, क्योंकि ये 3 नंबर्स है बेटा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर आपके n नंबर्स होते हैं तो पावर में क्या जाता है आपका? 1/n जाता है बेटा। क्या जाता है आपका? 1/n। तो यहां पर क्या हो जाएगा? AB अपॉन C स्क्वायर इंटू BC अपॉन A स्क्वायर इंटू CA अपॉन B स्क्वायर की होल पावर यहां पर आ जाएगा 1/3। बोलो क्लियर हुआ सब बच्चों को? चलिए तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो C स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये A स्क्वायर है, A स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे B स्क्वायर भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं राइट हैंड साइड के अंदर आपका क्या बचेगा बच्चों? आपका 1 बचेगा बेटा। कितना बचेगा? 1। अगर ये 1 हुआ तो ये कितना हो जाएगा? AB अपॉन C स्क्वायर प्लस BC अपॉन A स्क्वायर प्लस CA अपॉन B स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी कि यहां से क्या निकल करके आया बच्चों आपका? AB अपॉन C स्क्वायर प्लस BC अपॉन A स्क्वायर प्लस CA अपॉन B स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3। यानी कि ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन मिनिमम कितना होगा? 3 या 3 से बड़ा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि अगर मैं इसकी मिनिमम वैल्यू की बात करता हूं, यानी कि लीस्ट वैल्यू की बात करता हूं, तो किसके इक्वल होगा? 3। अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करता हूं तो कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। बात समझ में आया कि नहीं आया? इनफाइनाइट हो जाएगा, वो एग्जिस्ट करता नहीं है, इसलिए यहां पर उसने उसकी मैक्सिमम वैल्यू ना पूछ करके क्या पूछ लिया बेटा? लीस्ट वैल्यू पूछा है। तो लीस्ट वैल्यू तो एग्जिस्ट करेगा एंड दैट विल इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों आपका? 3 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो लीस्ट वैल्यू कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? आपका 3 होगा। फटाफट से नोट डाउन करें फिर हम आगे बढ़ते हैं प्रॉपर तरीके से। हाँ जी
सर जैसे आप AM और GM का निकाले हैं रिलेशन से, हाँ, हाँ। AM और HM से भी निकाल सकते हैं। नहीं बेटा, हर एक मैं बताता रहा हूँ ना, ये आपको प्रैक्टिस से पता लगेगा कि आपको AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM लगाना है या AM ग्रेटर देन इक्वल टू HM लगाना है। सारे प्रोफाइल के क्वेश्चन में अभी करवाने वाला हूं बेटा, तो आपको क्या लगेगा, तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता लगेगा। ऐसा नहीं कि आप AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM से कोई क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं तो उसमें आपका AM ग्रेटर देन इक्वल टू HM भी लग के आंसर आ जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सिचुएशंस के हिसाब से वो डिपेंड करता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट आपका यहां पर अप्लाई होने वाला है। इधर से तो नोट हो गया होगा सर? थोड़ा सा फास्ट कीजिएगा। इधर से हो जाए तो बता दें जल्दी बेटा, स्लो नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि इस टाइम में हमको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कवर करना है। चलिए इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। अब जैसे थोड़ा सा आइडिया लगा तुमको कि एपी लगाना है कि एसपी लगाना है, आइडिया तो आपको देख करके लगेगा, एक्सप्रेशन को आप देखोगे उसके बाद ही आप जज कर पाओगे कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगने वाला है। क्लियर हुआ? चलिए बेटा फटाफट आ जाइए। चलिए तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं ध्यान से, सबका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, लिखना बंद कर देंगे। यहां पर बोला गया बच्चों कि A1 A2 से लेकर के AN आपके n नंबर्स हैं और सारे के सारे नंबर्स कैसे बच्चों आपके पॉजिटिव नंबर्स हैं। कैसे नंबर से बच्चों? पॉजिटिव नंबर्स हैं। और हमसे बोला गया है कि हमको इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू निकालना है कि लीस्ट वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। अब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 से लेकर के AN, ठीक है ना। देखो यहां से हमको समझ में आ रहा है, इसको देख करके तो हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर AM लगने वाला है, और कहीं ना कहीं इस एक्सप्रेशन को देख करके हमको समझ में आ रहा है कि HM यहाँ पर लगने वाला है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी AM इंटू H, कुछ ऐसा आपको सीन बन रहा है, मतलब AM और HM यहाँ पर काम आने वाले हैं, यहाँ पर GM का तो कोई मतलब ही नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो यहाँ पर जो इनइक्वालिटी होल्ड करेगी वो कौन सी करेगी? AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू HM, ठीक है ना। अगर हमारे पास n नंबर है बेटा A1 A2 A3 A4 से लेकर के AN, तो इनका AM जो होगा बच्चों क्या हो जाएगा आपका, ठीक है ना, AM ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा बच्चों आपका HM, ठीक है ना। अब AM कितना होगा बच्चों आपका A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 से लेकर कितना हो जाएगा बच्चों आपका AN डिवाइडेड बाई N होगा, बोलो हाँ है ना। और इन N नंबर्स का जो HM होगा बेटा वो कितना हो जाएगा N अपॉन 1 अपॉन A1 प्लस 1 अपॉन A2, ठीक है ना, से लेकर के 1 अपॉन AN बेटा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें कि हमसे क्वेश्चन पूछा क्या गया है, हमसे बेसिकली इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन का मिनिमम वैल्यू पूछा गया है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी क्या हुआ, इन दोनों क्या करना बेटा, मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या कर देंगे,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर हम इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको फाइनली क्या मिलेगा बेटा? a1 प्लस a2 से लेकर के an, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 1/a1 प्लस 1/a2, और यहां पर आ जाएगा बच्चों 1/an, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? आपका n स्क्वायर बेटा, क्या हो जाएगा? n स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि a1 प्लस a2 से लेकर an मल्टीप्लाई बाय 1/a1 प्लस 1/a2 प्लस 1/n की लीस्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी? n स्क्वायर। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? इनफाइनाइट, जो कि एग्जिस्ट करती नहीं है, इसलिए उसने मैक्सिमम ना पूछ करके क्या पूछा बेटा? लीस्ट वैल्यू। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? n स्क्वायर। कितना हो जाएगा बच्चों आपका? n स्क्वायर, क्योंकि ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो n स्क्वायर से बड़ा ही होने वाला है। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करें, नेक्स्ट सवाल हम आगे करते हैं, जल्दी बेटा, फास्ट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन किस तरीके से अप्रोच किया जाएगा, थोड़ा लिखना बंद कर दें, बोर्ड पर सबका ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए बेटा, क्या कह रहा है कि इफ x y z आर पॉजिटिव देन फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स इंटू 1/x प्लस 1/y इंटू 1/y प्लस 1/z इंटू 1/z प्लस 1/x, ठीक है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या बेटा, हल्का सा ऊपर लेवल का है, ठीक है ना, हल्का सा इसमें आपको सोचना पड़ेगा। देखो बेटा, इतना तो कंफर्म है कि हम इसमें सोचना चाहें कि इतना तो कंफर्म है कि यहाँ पर लीस्ट वैल्यू की बात करा तो कहीं ना कहीं एएम एचएम ही लगने वाला है यहाँ पर, ठीक है ना, वही इनइक्वालिटी यहाँ पर लगने वाली है। बट यहाँ पर कौन सा कॉम्बिनेशन आपका काम में आएगा, थोड़ा इसके बारे में सोचते हैं, ठीक है ना, राइट। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि अगर a ग्रेटर देन इक्वल टू b है, a और b दोनों पॉजिटिव हैं, b ग्रेटर देन इक्वल टू c है, तो आपका सपोज करो c नहीं लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं आपसे c ग्रेटर देन इक्वल टू d है, ठीक है ना, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा यानी कि AC जो होगा वो बड़ा होगा किससे बेटा, BD से। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये कॉन्सेप्ट आपका इनइक्वालिटी में होल्ड करता है बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर हम यूज करेंगे। यूज कैसे करेंगे? यहाँ पर हम दो का पेयर लेंगे, एक तो x और y का पेयर लेंगे, एक हम लोग y और z का पेयर लेंगे, एक हम लोग x और z का पेयर लेंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को तो आप पाओगे कि अगर मैं x प्लस वाई और 1/x प्लस 1/y को एक साथ में ले लेता हूं तो कहीं ना कहीं x और y का एम जो है उनके HM से बड़ा होगा। अगर HM से बड़ा करूंगा x और y के एम को उनके HM से बड़ा करूंगा तो कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा, x प्लस वाई मल्टीप्लाई 1/x प्लस 1/y। अगर मैं एम ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लगाता हूं, HM लगाता हूं, तब क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर दो का पेयर लेता हूं बेटा, पहले मैंने किसका लिया, x y का लिया, और यहाँ पर कंफ्यूजन की बात तो है ही नहीं क्योंकि x y z क्या बोला उसने, पॉजिटिव बोला है, तो वो आराम से काम करेगा हमारा जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, मैं पहले x और y इन दो नंबर्स की बात करता हूं, इन दो नंबर्स के केस में इनका जो एम होगा उनके HM से क्या होगा बच्चों आपका
बड़ा होगा। एक्स और वाई का एम कितना होगा जो आपका एक्स प्लस वाई अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अपॉन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई। बोलो हाँ है ना बेटा, क्लियर हुआ सारे बच्चों को। 1 अपॉन एक्स प्लस कितना होगा 1 अपॉन वाई होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से हमको क्या मिलेगा, यहां से हमको मिलेगा बेटा क्या मिलेगा x प्लस वाई, ठीक है ना, इंटू कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? किसी बच्चे को किसी प्रकार कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़े बेटा। अब जिस तरीके से हमने x और y का कॉम्बिनेशन लिया उस हिसाब से क्या करेंगे बेटा, y और z का ले लेंगे। y और z का लेंगे तो उस केस में क्या होगा बेटा आपका, यहाँ पर y और z का लेंगे, इनका भी m ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लगाएंगे, hm लगाएंगे बेटा। m ग्रेटर देन इक्वल टू hm, यानी कि y प्लस z अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 2 अपॉन 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z होगा बेटा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और अगर यहां पर भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको क्या मिलेगा बेटा, y प्लस z इंटू 1 अपॉन वाई इंटू 1 अपॉन z ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आपका 4 हो जाएगा। क्या सारे बच्चों क्लियर हुआ? एनी प्रॉब्लम? चलो बेटा, इसी तरीके से हम लोग क्या लेंगे, x और z की बात कर लेते हैं बेटा। x और z की बात करेंगे तो इनका जो m होगा x प्लस जेड अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अपॉन क्या होगा 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन जेड होगा, ठीक है ना। यहां पर हम लोग क्या करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस जेड इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। अब यहां पर हमारे पास तीन इनइक्वालिटीज आ गई, दिस इज 1, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो बेटा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर x प्लस वाई, ठीक है ना, x प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इंटू 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड इंटू 1 अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन एक्स, ये किससे ग्रेटर और इक्वल होगा बेटा आपका 64 बेटा। कितना 64। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की जो लीस्ट वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा आपकी 64। क्या आपको समझ में आया कि नहीं बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या आपको आइडिया लगा कि अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन कॉन्सेप्ट किस तरीके से काम करता है? तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना बेटा, जब कभी क्वेश्चन के अंदर लीस्ट वैल्यू की बात करता है या फिर मैक्सिमम वैल्यू की बात करता है, उस केस में ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं काम आ ही जाता है, थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करने की जरूरत है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो कहीं ओवरऑल मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं बेटा, कहीं पर भी ये लाइन इस तरीके से यूज होती है किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो आप एक दफा इस कॉन्सेप्ट के बारे में जरूर सोचें, यही से क्वेश्चन क्या होगा बच्चों आपका सॉल्व हो जाए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो बेटा फटाफट से नोट करें, हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। इधर से हो गया फास्ट। एक और रिलेशन होता है AMGM और HM के अंदर, हमारा एक और रिलेशन होता है, एक और रिलेशन होता है। और रिलेशन कौन सा होता है बच्चों आपका, कि जब आप नंबर्स का अरिथमेटिक मीन निकालते हो, ज्योमेट्रिक मीन निकालते हो और हार्मोनिक मीन निकालते हो बेटा,
तो अर्थमेटिक, अच्छा कोई सीक्वेंस बनाने के लिए हमको कितने नंबर की रिक्वायरमेंट होती है? 3 नंबर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर कोई सीक्वेंस हमको बनाना है तो 3 नंबर हमको मिल जाए तो हम क्या बना सकते हैं बेटा? सीक्वेंस बना सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो नंबर्स का जब अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन निकालते हैं तो उस केस में अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन मिलकर के एक सीक्वेंस बनाते हैं एंड दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यानी कि एएम, जीएम, एचएम एक सीक्वेंस में होते हैं और वो किस में होते हैं बच्चों? आपके जीपी में होते हैं बेटा। किस में होते हैं? जीपी में होते हैं। क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं बेटा, जब आप अर्थमेटिक मीन निकालते हो तो नंबर्स का एपी में होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जब आप ज्योमेट्रिक मीन निकालते हो तो नंबर्स का जीपी में होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और जब आप हार्मोनिक मीन निकालते हो बेटा तो भी नंबर्स का एचपी में होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अब मेरा कहने का मतलब यह कि अगर आपके पास n नंबर्स हैं, उनका आप अर्थमेटिक मीन निकालते हो, ज्योमेट्रिक मीन निकालते हो या फिर क्या निकालते हो? हार्मोनिक मीन निकालते हो, वो किस में होते हैं बच्चों? आपके जीपी में होते हैं बेटा। किस में होते हैं? जीपी में। जैसे मान लीजिए मैं इस कॉन्सेप्ट से आपको समझाता हूं, 2 नंबर्स में लेता हूं बेटा। दोनों नंबर कैसे बच्चों? आपके पॉजिटिव बेटा। किसमें? पॉजिटिव है दोनों नंबर्स। अगर इन दोनों नंबर्स का मैं एम निकालता बेटा, क्या निकालता हूं? एम निकालता हूं तो कितना निकलेगा बच्चों? आपका a प्लस बी अपॉन 2 निकलेगा। और अगर मैं इनका जीएम निकालता हूं बेटा तो कितना निकलेगा? स्क्वायर रूट ऑफ ए बी निकलेगा बेटा। और अगर मैं एचएम निकालता हूं तो कहीं ना कहीं मैंने आपको ये याद करवाया था कि 2ab अपॉन क्या होता है? a प्लस बी होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर am इंटू एच एम करो बेटा। आप am इंटू क्या करो बेटा? एच एम करो। अगर आप अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का मल्टीप्लीकेशन करते हो तो आपको क्या मिलेगा? यहां पर देखेंगे बेसिकली क्या हो जाएगा आपका? am है बेटा कितना? a प्लस बी अपॉन 2 बेटा। कितना है आपका? a प्लस बी अपॉन 2 इंटू 2ab अपॉन a प्लस बी। तो a प्लस बी से a प्लस बी गया, 2 से 2 गया बेटा। तो आपका अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन किसके बराबर आ गया बच्चों? ab के। और हम यहां पर लिख सकते हैं कि अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन बराबर ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इक्वल टू AC। इसका मतलब क्या होता है? ABC आर इन जीपी। ABC अगर जीपी में होते तो मिडिल का जो स्क्वायर होता है वो फर्स्ट टर्म इंटू क्या होता है? आपका थर्ड टर्म होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां पर एम, जीएम और एचएम किस में होंगे? जीपी में होंगे। तभी तो रिलेशन आपके सामने आया है कि जीएम का स्क्वायर बराबर क्या हो गया आपका? एम इंटू एचएम। इसका मतलब ये हुआ कि ज्योमेट्रिक मीन, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बेटा जीपी में होंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? इस कॉन्सेप्ट पर भी एनडीए कई बार क्वेश्चन पूछ ही लेता बेटा। ठीक है, इस पर क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। पहले आप इस कॉन्सेप्ट को फटाफट से नोट डाउन करें। क्वेश्चन को हम यहां पर करते हैं बेटा।
लेट्स स्टार्ट। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन बोला गया, सबका नाम समझ में होना चाहिए। द एम ऑफ टू नंबर्स एक्सीड्स द जीएम बाई 2। इसको थोड़ा सा इसमें डब्बे बंद कर लेना भाई, ठीक है ना। द एम ऑफ टू नंबर्स एक्सीड्स द जीएम बाई 2, ठीक है। एम जो जीएम से क्या बेटा 2 ज्यादा है, ठीक है ना। अगर मैं एम को ए मानू बेटा, इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है ना। एम को ए मानू, जीएम को जी मानू, ठीक है ना। इतना बोल सकता हूं कि एम जो होगा वो जीएम प्लस कितना होगा आपका 2 होगा, मतलब जीएम से 2 ज्यादा है। एंड बोला गया है बेटा, एंड द जीएम एक्सीड्स द एचएम बाय 8/5, यानी कि जीएम जो वो एचएम से क्या है 8/5 ज्यादा है, तो एचएम जो होगा वो 8/5 कम होगा। अगर जीएम एचएम से 8/5 ज्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जीएम बराबर होगा एचएम प्लस 8/5। तो यहां से एचएम कितना आ जाएगा बच्चों आपका, जीएम माइनस 8/5 आएगा। बोलो हाँ या ना बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे आएगा कि नहीं आएगा बच्चों, क्लियर हुआ? राइट। हमसे पूछा गया कि वो नंबर्स आप फाइंड आउट करो, वो नंबर्स आप फाइंड आउट करो। अब हमको रिलेशन का पता है बेटा कि एम जीएम और एचएम किस में होते हैं, आपके जीपी में होते हैं। अगर जीपी में होते हैं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, एच होगा। अब जी स्क्वायर इक्वल टू ए से आप कंफ्यूज मत होना, जी फॉर जीएम, ए फॉर एम एंड एच फॉर एच है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहां पर आप वैल्यू पुट कर सकते हैं बेटा। तो यहां से बच्चों आपका जी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, आपका जी स्क्वायर बराबर होगा बेटा एम कितना है आपका जी प्लस 2 बेटा, एच एम कितना बच्चों आपका एच प्लस सॉरी जी माइनस 8/5, जी माइनस 8/5। इसको करते हैं कैलकुलेट, किसके बराबर आता है, ठीक है ना। बोर्ड पर ध्यान रखें प्रॉपर तरीके से। जी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, जी स्क्वायर माइनस 8/5g प्लस 2g माइनस 16/5। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, जी स्क्वायर से जी स्क्वायर गया, अब 16/5 को इधर से इधर भेज दो एक बार के लिए, तो ये हो जाएगा 16/5 इक्वल टू, जब आप इन दोनों को कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 2/5 इंटू जी हो जाएगा। 5 से 5 गया, तो यहां से जो ज्योमेट्रिक मीन आपका निकलेगा दैट विल इक्वल टू 8 बेटा। और अगर मैं नंबर्स को ए और बी मान लेता हूं बेटा, क्या मान लेता हूं, एक नंबर को ए और दूसरे नंबर को क्या मान लेता हूं बच्चों में, बी मान लेता हूं यहां पर। तो कुल मिला करके क्या होगा बेटा आपका जीएम कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसका मतलब ए बी कितना हो जाएगा बच्चों आपका, ए बी आ जाएगा बेटा 64 के बराबर। किसके बराबर, 64 के बराबर। अगर आपका जीएम 8 है तो आप एम बता सकते हो क्या मुझे, एम जो है जीएम से क्या है 2 ज्यादा है। ऑलरेडी हम यहां पर लिख चुके हैं, जीएम से क्या है 2 ज्यादा, यानी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यानी कि एम अगर 10 है तो a प्लस बी अपॉन 2 कितना होगा 10। तो यहां से बच्चों आपका a प्लस बी कितना निकलेगा बच्चों आपका 20 निकलेगा। जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे बेटा, जब आप इन दोनों क्या करोगे सॉल्व करोगे, किसी ना किसी एक को एलिमिनेट कर दो यहां से। यानी कि हम यहां से b निकाल लेते हैं, 64/a आएगा बेटा, और 64/a कहां पर पुट करेंगे, यहां पर पुट करेंगे। जब आप सॉल्व करोगे तो एक नंबर तो आएगा 4, एक नंबर आएगा बच्चों आपका 16 आएगा बेटा। कितना आएगा, एक 4 आएगा, एक क्या आएगा बच्चों आपका 16। क्लियर हुआ सारे बच्चों को, कोई दिक्कत? चलिए फटाफट से नोट डाउन करें, हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं बेटा। ये क्वेश्चन नोट डाउन हो गया, इधर चलो। बात नहीं,
नहीं अभी तो चलो बेटा ओके। अगर आपको पता हो तो स्टार्टिंग में जब मैंने सीक्वेंस सीरीज स्टार्ट किया था तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट किया था। मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे किसी भी सीक्वेंस का सम ऑफ n टर्म्स पता लग जाए तो n टर्म में किस तरीके से फाइंड आउट करता हूं। आई थिंक वहां पर मैंने कॉन्सेप्ट बताया था Sn माइनस 1, तो मुझे क्या मिल जाएगा n टर्म मिल जाएगा किसी भी सीक्वेंस का। किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस के लिए नहीं था, वो ओवरऑल क्या था, वो जनरलाइज रिजल्ट था, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मुझे किसी भी सीक्वेंस का nth टर्म मिल जाए तो Sn में किस तरीके से फाइंड आउट करूंगा उसकी चर्चा हम यहां पर करने वाले हैं। बट इस चीज को पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, यानी कि नोट डालकर कुछ पॉइंट्स को बेटा यहां पर समझेंगे हम लोग। देखो बेटा होता क्या है कि भाई अगर कहीं पर पहले नोट की बात करते हैं बेटा, यानी कहीं पर भी लिखा हुआ है बच्चों समेशन AR लिखा हुआ है, R इक्वल टू 1 से लेकर कितना बच्चों का n है। इसका मतलब क्या होता है, ये आपकी लोअर लिमिट है बेटा, यस सर, ये आपकी अपर लिमिट होती है, ठीक है ना। ये समेशन होता है। समेशन क्या करता है, एडिशन करता है बेटा, क्या करता है एडिशन, और एक साइकिल में क्या करता रहता है, एडिशन करता रहता है। आपकी लिमिट एक एक बढ़ती हुई जाती है और आपका एडिशन भी आपका वर्क करता हुआ चलता है। यानी कि स्टार्टिंग जो होगी बेटा कहां से होगी, R इक्वल टू 1 से स्टार्टिंग होगी। पहले R इक्वल टू 1 जाएगा तो A1 मिलेगा बेटा, फिर समेशन अपना काम करेगा, दैट इज यहां पर प्लस आएगा, फिर R इक्वल टू 2 होगा बेटा, ठीक है ना। फिर आपका कितना आएगा, A2 आएगा बेटा, फिर R इक्वल टू 3 होगा, A3 आएगा, A4 आएगा, से लेकर के बच्चों कितना हो जाएगा आपका अपर लिमिट आपकी n तो an तक हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब आपका जो समेशन होता है बेटा वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। जैसे सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, अगर आपके सामने लिखा हुआ AR प्लस BR लिखा हुआ बेटा, ठीक है ना, और समेशन क्या R इक्वल टू 1 से लेकर के n, ये आपका किस पर ब्रेक होता है बेटा, एडिशन सब्ट्रैक्शन में ब्रेक हो जाता है। अभी मैं आपको एडिशन पर ब्रेक करके दिखा रहा हूं। आप समेशन इंडिविजुअली लगा सकते हैं, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये कि आप इसको लिख सकते हैं समेशन AR प्लस समेशन क्या लिख सकते हैं बच्चों, BR लिख सकते हैं। R इक्वल टू 1 से लेकर के n, R इक्वल टू 1 से लेकर के n। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, राइट, ठीक है। अब अगर माइनस भी होता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है ना। अगर प्रोडक्ट अगर होता तो ये ब्रेक नहीं होता बेटा। इसका मतलब ये नहीं कि कहीं पर भी ये लिखा हुआ है AR इंटू क्या लिखा हुआ है, BR लिखा हुआ है, R इक्वल्स टू 1 से लेकर कितना बच्चों आपका n है, और आपने क्या किया समेशन AR इंटू समेशन कितना BR, R इक्वल टू 1 से लेकर के n, R इक्वल टू 1 से लेकर के n, गलत है बेटा। आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ब्रेक नहीं होता। बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। अब यहां पर देखिए बेटा एक चौथा कॉन्सेप्ट आपका इस तरीके से होता है कि कहीं ऐसे लिखा हुआ है K इंटू AR लिखा हुआ बेटा, क्या लिखा हुआ है K इंटू AR, और यहाँ पर है समेशन R इक्वल टू 1 से लेकर के n। तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल सकते हैं बेटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा K और समेशन क्या आ जाएगा जो आपका AR हो जाएगा, R इक्वल टू 1 से लेकर कहां तक हो जाएगा जो आपका n तक हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और भी होता है आपका कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 से लेकर के n बेटा, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। शायद आपको पता भी होगा इसका क्या होता है बेटा, आपका n इंटू n प्लस 1/2 होता है। बट मुझे यहाँ पर आपको बताना क्या था बेटा, मुझे ये बताना था बेटा कि इसको हम लोग समेशन n भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, समेशन n। यहाँ पर आपको ये मेंशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आपका n इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा और n इक्वल टू n तक जाएगा, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप समेशन n लिखोगे तो उसका मतलब भी क्या होता है बच्चों आपका, कि आपका क्या करना है, आपको सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर निकालना है, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 बाय डिफॉल्ट वो साइकिल आपकी चलती रहती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और समेशन n जो होता है बेटा किसके बराबर होता है बच्चों, आपका n इंटू n प्लस 1/2 के बराबर होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है आपका 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर से लेकर कितना बच्चों आपका n स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं बेटा कितना, समेशन n स्क्वायर। समेशन n स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, समेशन n स्क्वायर अगर कहीं पर आपको लिखा हुआ मिल जाए बेटा तो इसका मतलब क्या हुआ, कि इसका मतलब क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का समेशन, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो ये बात समझ में की बेटा, समेशन n का मतलब क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2, और समेशन n स्क्वायर का मतलब होता है बच्चों आपका n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन कितना होता है बच्चों आपका 6 होता है।
समेशन n दैट इज n इंटू n प्लस 1/2 होता है, समेशन n स्क्वायर दैट इज n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन कितना होता है 6 होता है, ठीक है ना। आपको ये सब कुछ बोलने की जरूरत तो नहीं है, आपके सामने ये आया तो तुरंत आपके दिमाग से क्या निकलना चाहिए, ये निकलना चाहिए बेटा। और नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट होता है कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब से लेकर के n क्यूब बेटा ये बराबर होता है, इसको बोलते हैं समेशन n क्यूब बेटा, क्या बोलते हैं समेशन n क्यूब, और ये बराबर होगा बेटा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस का मुझे nth टर्म मिल जाए तो उसका सम ऑफ n टर्म्स किसके बराबर होगा बच्चों, आपका बराबर होगा किसके बच्चों, वो इक्वल टू होगा किसके, कि Sn बराबर होता है बेटा समेशन Tn बेटा, क्या होता है समेशन Tn होता है। कैसे, देखो बेटा Sn को लिखोगे आप T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 से लेकर कितना लिखोगे बच्चों आपका Tn लिखोगे, बोला हाँ है ना। इसी को बेटा क्या बोलते हैं समेशन Tn बोलते हैं, क्या बोलते हैं समेशन Tn। यानी कि किसी भी सीक्वेंस का अगर मुझे nth टर्म मिल जाए बेटा तो उसका Sn होगा समेशन Tn होगा बेटा, कितना होगा समेशन Tn। तो आज मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको बताए हैं कि किसी भी सीक्वेंस का अगर nth टर्म पता है तो Sn कैसे निकालते हैं, उसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं। ये सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट इसके क्वेश्चन को करने में क्या आएंगे बच्चों, काम आएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो स्टूडेंट्स आज के इतना करते हैं, बाकी हम लोग कब करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना। सो थैंक यू गाइस, ओके बेटा।